हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट शुरू करने से पहले हम लोग आज जिस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। क्योंकि जब तक आप किसी कंपाउंड का फॉर्मूलेशन आपको नहीं आता है तब तक ग्राम इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट वेट निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला लिखना आ जाता है या फॉर्मूला को समझना आ जाता है तो आप उसके चार्ज को समझना सीख जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग केटायन और एनायन के चार्ज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को देख रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड को जब बनाया जाता है, किसी भी कंपाउंड का जब फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मूला बनाया जाता है, केमिकल फॉर्मूला जब बनाया जाता है, कंपाउंड जब फॉर्मुलेशन होता है तो उसमें इस बात का ख्याल जरूर रखा जाता है कि इसमें रहने वाले कौन कौन केटायन हैं, इसमें केटायन कौन कौन से हैं और इसमें एनायन कौन कौन से हैं। जब तक केटायन और एनायन आपको पता नहीं होगा तब तक आप कंपाउंड फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते हो। अगर मान लो किसी केटायन का हम रिप्रेजेंटेशन x प्लस एन से करें और किसी एनायन का फॉर्मुलेशन हम y माइनस एम से करें तो, और अब इस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम लोगों को पता होता है कि जो कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमने क्या करना है कि इसकी कितनी संख्या लें और इसके कितनी संख्या लें कि दोनों का चार्ज बराबर हो जाए। तो दोनों के चार्ज को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें n में अगर m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और m में अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो टोटल चार्ज होगा दोनों का समान हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग m नंबर ऑफ केटायन और n नंबर ऑफ एनायन ले लें तो टोटल केटायन का जो चार्ज होगा वो टोटल एनायन के चार्ज के बराबर हो जाएगा और हमारा कंपाउंड चूंकि न्यूट्रल होता है वो डिफाइन हो जाएगा। जब देखें कैसे कर लें, तो चूंकि हमने यहाँ पे m नंबर ऑफ केटायन लिया है तो हम इसे लिख सकते हैं xm, और यहाँ मैंने n नंबर ऑफ एनायन लिया है तो मैं लिख सकता हूँ yn। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये कंपाउंड न्यूट्रल हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कंपाउंड का न्यूट्रल होना एक अनिवार्य कंडीशन है। तो हम मुझे पता है एक x के ऊपर प्लस n चार्ज है तो m x के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, m इंटू एन, यानी कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो है एक के ऊपर तो प्लस n चार्ज है और टोटल है m, तो हो गए टोटल प्लस mn चार्ज हो गए। और अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, तो टोटल n नंबर ऑफ एनायंस थे इसमें बच्चों, n नंबर ऑफ एनायंस थे और टोटल एनायंस के एक एनायन के ऊपर प्लस माइनस m चार्ज होता है तो टोटल निगेटिव चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जो हो जाएंगे बच्चों वो हो जाएंगे एक के ऊपर माइनस m और ऐसे ऐसे n नंबर्स, तो टोटल हो जाएंगे माइनस mn। तो इस तरह से देखा जाए बच्चों इस कंपाउंड के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, कंप्लीटली न्यूट्रल। तो अब इस ये हो गया फॉर्मुलेशन, ये हो गया कंपाउंड का फॉर्मुलेशन। बस फॉर्मुलेशन में क्या रखना है, केटायन का सिंबल लिखिए, एनायन का सिंबल लिखिए और जितने इसके चार्ज हैं केटायन के चार्ज को एनायंस का नंबर बना दीजिए और एनायन के चार्ज को केटायन के नंबर्स बनाइए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने कहा सोडियम, सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो मुझे पता है सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na+ होता है, सोडियम कैटायन, और जो क्लोराइड के लिए होता है वो Cl- होता है। तो अब मैं अगर इस दोनों को, मैं अगर कंपाउंड बनाऊं इस दोनों से, तो इस दोनों से जो बनने वाले कंपाउंड होंगे, पहले मैं सिंबल लिखूंगा कैटायन का Na, चार्ज लिखने की जरूरत नहीं होती है कंपाउंड में, Na, और इसकी जो नंबर है वो 1 है, तो यहाँ पर 1, और Cl एनायन का सिंबल, और कैटायन का नंबर, कैटायन का चार्ज 1। तो इस तरह से इस कंपाउंड का जो फॉर्मुलेशन हो गया वो हो गया NaCl, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। एक और मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कैल्शियम क्लोराइड। अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड लिखूं तो कैल्शियम का जो सिंबल हो जाता है कैटायन का वो होता है Ca+2, ठीक है बच्चों, और क्लोराइड के लिए हो जाता है Cl-। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मुलेशन करूँ इसके फॉर्मूला का, तो Ca के नीचे इसकी संख्या ये 1, और Cl के नीचे हो जाएगी इसकी संख्या 2, इसका सिंबल हो जाएगा CaCl2। मकसद बस यही है कि जो कंपाउंड होता है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए केटायन और एनायंस की संख्या इतनी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए कि टोटल जो कॉम्बिनेशन बने वो न्यूट्रल बने, और कोई मकसद नहीं है। इसलिए बस करना क्या है, एक टेक्निक के रूप में बता रहा हूँ तुम लोगों को, बस केटायन के चार्ज को एनायन की संख्या बना दो और एनायन के चार्ज को केटायन की संख्या बना दो। जैसे मैं लिख देता हूँ जैसे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम का हो जाता है Ca+2, और ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों O-2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो हो जाएगा कैल्शियम की संख्या हो जाएगी ऑक्सीजन का चार्ज, और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी कैल्शियम का चार्ज, और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसको मैं रेशियो में काट सकता हूँ, तो CaO, ठीक है। अब अगर कोई मान लो लिटरली कोई CaO सिर्फ देख लेता है तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सर Ca का आखिर ऑक्सीडेशन, Ca का जो चार्ज वो कितना है, +2 है कि +1 है? तो देखो भाई, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा रहता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैल्शियम का +2 ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला मैं बता दूं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का हो जाता है बच्चों Al+3, और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4-2। इसका कंपाउंड कैसे बन जाएगा बच्चों? तो एल्यूमिनियम के नीचे सल्फेट का चार्ज 2 है, और सल्फेट के नीचे एल्युमिनियम का चार्ज। देखो ये ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि सल्फेट तो यहाँ से यहाँ तक है, SO4 कंप्लीटली सल्फेट है, तो सल्फेट के नीचे चार्ज देना है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे दूँ तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने कंप्लीट सल्फेट पे चार्ज दिया है, उसकी संख्या लिखी है 3। तो ये हो जाएगा Al2SO4। इसको मैं फर्दर काट तो नहीं सकता, तो इसलिए हो गया, बस यही रह जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये सल्फेट का -2 कैसे ले लिए, इसका फॉर्मूला कैसे होता है? तो एक बहुत ही जनरल सा प्रॉब्लम होता है लोगों को कंपाउंड फॉर्मुलेशन में, वो होता है सर हम आखिर जानेंगे कैसे केटायंस के ऊपर चार्ज कितना है, एनायंस के ऊपर चार्ज कितना है, केटायंस का सिंबल क्या होता है, एनायंस का सिंबल क्या होता है, तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ डिफरेंट डिफरेंट केटायंस देखने वाले हैं और उसके चार्ज देखने वाले हैं, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनायंस देखने वाले हैं, उसके चार्ज देखने वाले हैं। क्योंकि केटायंस और एनायंस के चार्ज और सिंबल मुझे पता चल गए तो मैं किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकता हूँ, ठीक है। एक बात और, केटायन को हम लोग बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं, बेसिक रेडिकल, ठीक है। और एनायन को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि केटायन जो होते हैं वो हम लोग बेस से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई बेस ले लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
इससे अगर हम लोग ये दिस इज बेस, इससे हम लोग अलग करें तो Na+ क्या होगा आपको प्राप्त हो जाता है जब आप इसको वाटर में डालते हैं। तो Na+ आपको मिल जाएगा। तो Na+ क्या है, कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये बेस से आ रहा है। तो चूंकि ये बेस से आ रहा है इसलिए दिस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। ठीक है, जबकि हम अगर यहाँ बात करें, जैसे मान लो मैं लिख दूँ HCl, इसको पानी में डाल दिया जाए तो बच्चों आपको मिल जाएंगे Cl-। तो ये Cl- आ कहाँ से रहा है, वो तो एसिड से आ रहा है ना। इसलिए हम लोग एनायंस को क्या कह देते हैं, एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल समझ में आ गया होगा। बेसिक रेडिकल क्योंकि बेस हम लोग एसिड केटायन हम लोग बेस से प्राप्त करते हैं, और एसिडिक रेडिकल मतलब एनायन को हम लोग एसिड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्मुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक रेडिकल और डिफरेंट डिफरेंट बेसिक रेडिकल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले बेसिक रेडिकल के बारे में। तो बेसिक रेडिकल मीन्स केटायन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से केटायन हैं, केटायन के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो जब तक हम लोगों को केटायन और केटायन के ऊपर चार्ज नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग किसी भी कंपाउंड को फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केटायंस और बेसिक रेडिकल्स क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं +1 चार्ज के लिए। +1 चार्ज किसका किसका होता है। तो +1 चार्ज वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट केटायन हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी +1 में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे H हाइड्रोजन प्लस, तुम लोग को पता होगा ग्रुप 1 में और होते हैं लिथियम प्लस, फिर आगे आपको सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस भी लिख सकता हूँ, बट सीजियम भी लिख दीजिए, सीजियम प्लस। और उसका फ्रांसियम होता है, लेकिन फ्रांसियम क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको जनरली यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग को देख रही है सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर +1 चार्ज होते हैं। उसका फिर हो जाता है आपको Cu+1। Cu के एक और होते हैं +2 होते हैं, तो +1 को हम लोग क्यूप्रस कह देते हैं, CuPROUS, क्यूप्रस। उसी तरह से हम लोग आगे ले रहे हैं Ag+। Ag+ के हम लोग एक और होते हैं, हम लोग देखेंगे। Ag+ का 2 फॉर्म होता है, एक होता है अर्जेंटस और एक होता है अर्जेंटिक होता है। तो हम लोग ये है अर्जेंटस अर्जेंटस फॉर्म है। उसी तरह से गोल्ड के लिए +1 भी होता है, इसको हम लोग एवरस कहते हैं। एवरस यानी कि एवरिक भी आने वाला है, एवरस हो गया, एवरिक आने वाला है। एक होता है अमोनियम होता है, बहुत ही पॉपुलर है अमोनियम। उसके बाद एक हो जाएगा मरकरी। तो मरकरी के बारे में याद रखें तो Hg2+2, थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा Hg2+2। जनरली Hg का जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पाया जाता है। ठीक है, तो Hg2+2 के रूप में पाया जाता है। इसको हम लोग जनरली फॉर्मूला बनाते समय Hg+1 भी लिख देते हैं, बट ये ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन फॉर्मूला बनाते समय हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका नाम हो जाता है बच्चों मर्क्यूरस हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक +1 के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम लोग देखते हैं +2 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। +2 चार्ज में कौन कौन आ जाने वाले हैं। तो +2 चार्ज में जनरली जी क्या हो जाएगा, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे। ग्रुप 2 में जैसे आते हैं आपको बेरिलियम आ जाते हैं, मैग्नीशियम आ जाते हैं, आपको कैल्शियम आ जाएंगे, आपको स्ट्रॉन्सियम आ जाएंगे, आपको बेरियम आ जाते हैं। फिर रेडियम भी लिख सकते हैं, लेकिन रेडियम क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे बच्चों।
उसी तरह से कॉपर के लिए मैंने बताया था +1 होता है, तो कॉपर का +2 भी होता है, और इसे हम लोग कह देते हैं क्यूप्रिक। क्यूप्रिक, +1 को क्यूप्रस, +2 को क्यूप्रिक होता है। ठीक है, और देख लेते हैं कैडमियम भी होता है, कैडमियम के ऊपर +2 चार्ज होते हैं। Fe+2 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Fe+2 को हम लोग फेरस कहते हैं, यानी फेरिक भी आने वाला है, फेरस। बस आप अस और इक देख रहे होंगे, अस अस अस, ये सब देख रहे होंगे। यहाँ पे इक आ चुका है, यहाँ पे अस है, यानी कि इक आएगा। अस जो होता है वो लोअर चार्ज के लिए होता है, और इक जो होता है वो हायर चार्ज के लिए होता है। ठीक है, जैसे कॉपर का +1 तो लोअर चार्ज है तो क्यूप्रस, और कॉपर के ऊपर +2 वो हायर चार्ज है तो वो क्यूप्रिक हो जाता है। ठीक है बच्चों, और Fe+2 के बाद हम लिख सकते हैं, जैसे कोबाल्ट का लिख सकते हैं CO+2 होता है, और मैं मैग्नीज का लिख सकता हूँ Mn+2। मैग्नीज का Mn+2 होता है, Mn+3 भी होता है, काफ़ी होता है, Mn+7 भी होता है, तो काफ़ी वाइड रेंज है। तो Mn+2 को हम लोग मैग्नस कह देते हैं, मैग्नस, मैग्नस कह देते हैं। ठीक है बच्चों, और Mn+2 के बाद हो जाता है आपको Zn+2, आप लिख सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है जिंक+2। ठीक है, मरकरी का सिर्फ +2 फॉर्म देख सकते हैं आप लोग कंपाउंड में। मैंने कहा था कि Hg2+2 के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Hg+2 तो मिलना ही है, +2 चार्ज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम मर्क्यूरिक लिख दिया जाएगा, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। वहाँ पे मर्क्यूरस था बच्चों, Hg2+2 को मर्क्यूरस, और Hg+2 को हम लोग मर्क्यूरिक कह देते हैं। और इसमें आ जाएगा निकेल का +2 होता है, काफ़ी पॉपुलर है। टिन, टिन Sn+2, Sn+2 भी होते हैं और Sn+4 भी होते हैं। Sn+2 के लिए स्टैनस कह देते हैं, STANNOUS, स्टैनस। स्टैनस आ चुका है, मतलब स्टैनिक भी आने वाला है ना बच्चों। फिर आ जाता है, इसमें खाया जाता है लेड का, आता है Pb+2, Pb हो जाता है प्लम्बम, तो इसका नाम हो जाएगा प्लम्बस, PLUMBOUS, प्लम्बस, यानी कि प्लम्बिक भी आने वाला है। उसी तरह से क्रोमियम भी आता है, क्रोमियम का Cr+2 एग्जिस्ट करता है, सो क्रोमस कहते हैं हम लोग, क्रोमस, क्रोमस। क्रोमियम के काफ़ी होते हैं, +2 होते हैं, +3 होते हैं, +6 होते हैं, काफ़ी वाइड रेंज है क्रोमियम का भी। ठीक है, तो वो तो डी ब्लॉक में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी तत्काल के लिए Cr+2 को हम लोग क्रोमस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले थे, या +2 चार्ज वाले कुछ केटायंस थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं +3 चार्ज वाले। +3 चार्ज में क्या हो जाएगा, +3 चार्ज में आपको हो जाता है, जो सबसे पॉपुलर हो जाता है वो है Al+3, एल्यूमिनियम का। और Fe+3, चूंकि मैंने Fe+2 देखा था फेरस होता है, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक, फेरिक। इक जो है सफिक्स यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद हो जाता है, जैसे Cr+2 क्रोमस हम लोगों ने देखा था, Cr+3 ये हो जाएगा क्रोमिक, क्रोमिक, क्रोमिक हो जाता है। फिर उसी तरह से हम लोगों ने देखना है, ऐसे आर्सेनिक As+3 भी होता है, इसको हम लोग आर्सेनस भी कहते हैं, आर्सेनस, आर्सेनस कह देते हैं, यहाँ पे अस लगा हुआ है, आर्सेनस है, मतलब आर्सेनिक भी आएगा, As+5 आर्सेनिक होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इससे मैग्नीज भी होता है, मैग्नीज के ऊपर +3 चार्ज होता है, इसको हम लोग मैग्निक कहते हैं, मैंगनिक, मैग्निक कह सकते हो। उसके बाद Sb+3, Sb होता है बच्चों एंटीमनी, थोड़ा सा अलग नाम लग रहा है, Sb को एंटीमनी कहते हैं, तो इसको हम लोग एंटीमिनस भी कह सकते हैं, एंटीमोनस कह देंगे, सॉरी एंटीमोनस, एंटीमोनस कहते हैं। या फिर कहीं कहीं पे इसको पे स्टीबियस भी कहते हैं, स्टी, स्टीबस, 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 स्टेबियम से स्टीबस हो जाता है, स्टीबियम से स्टीबस हो जाता है। और उसके बाद फिर गोल्ड का हम लोग देख लेते हैं, Au+3 भी होता है, Au+ हम लोग देख चुके थे, एवरस को, ये हो जाएगा तुम्हारा एवरिक हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एवरिक, एवरिक, एवरस हो गया +1 गोल्ड के लिए, गोल्ड है, गोल्ड +3। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं +4 चार्ज के लिए, +4 चार्ज में क्या क्या आ जा रहा है देख लें। +4 चार्ज, +4 चार्ज में जो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, Sn+4 ही लिख देता हूँ, चलो। स्टैनिक होता है,
स्टैनस हम लोग देख चुके थे, स्टैनस +2 होता है, स्टैनिक हो जाएगा ये, स्टैनिक हो जा रहा है ये। उसके बाद कार्बन +4 होता है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन +4 हो जाता है, सिलिकॉन +4 भी बहुत पॉपुलर है। फिर Pb+4, हम लोग Pb+2 देख चुके थे, ये Pb+4 है, यानी कि ये वो प्लम्बस था, तो ये हो जाएगा प्लम्बिक हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं +5 चार्ज के बारे में। +5 चार्ज देख लें। +5 चार्ज में आपको जो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, Sb+5 आता है, Sb+5। Sb+5 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके पहले मैं देख सकते Sb+3 डिस्कस किया था, उसको हम लोग एंटीमोनस कहते थे, इसको हम लोग एंटीमोनिक कह देते हैं, एंटीमोनिक, ठीक है, एंटीमोनिक कह देते हैं। और एक होता है आर्सेनिक, डिस्कस किए थे हम लोग, आर्सेनस को +3, एक हो जाएगा आर्सेनिक, हम लोग As+5, इसको हम लोग आर्सेनिक ही कह देते हैं, आर्सेनिक ही कह दिया जाएगा। इसके अलावा +6 चार्ज भी होता है, +6 चार्ज। +6 चार्ज में आप लोग जानना चाहें तो जैसे क्रोमियम +6 काफ़ी पॉपुलर है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता है, बेसिकली एनायंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये सेंट्रल एटम के रूप में, तो वहाँ पे Cr+3 होता है, इसलिए इसके ऊपर आधारित तो नाम नहीं है, Cr+6 है। जैसे तुम लोग पढ़ोगे क्रोमेट देखोगे तो क्या क्या कहता है, तो वहाँ देखोगे डाइक्रोमेट में Cr+6 होता है, ठीक है, ठीक है। तो और हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो सकता है, W+6, टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉल्बिडेनम होता है +6 हो जाता है, ये सब हो जाते हैं। इसके बाद +7 भी देख ही लें, +7 चार्ज में आपको हो जाएंगे मैग्नीज +7, काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, +7 बहुत ज़्यादा चार्ज है, +7 चार्ज। इसको भी उसी तरह से हम लोग सेंट्रल एटम में देखेंगे, एनायंस के सेंट्रल एटम में, जैसे परमैग्नेट में देखेंगे, परमैग्नेट में MnO4- होता है, तो हम लोग देखेंगे मैग्नीज का +7 वहाँ पे चार्ज आ जाता है, तो इसका भी कोई स्पेशल नाम नहीं है, वो एनायंस के सेंट्रल एटम के रूप में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देखे डिफरेंट केटायंस, यानी कि बेसिक रेडिकल्स के नाम। इसका तो हम लोग जो बेसिकली देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं हम लोग एनायंस के बारे में। एनायंस मतलब, कहने का मतलब एसिडिक रेडिकल्स के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, एसिडिक रेडिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एसिडिक रेडिकल देखा जाए, एनायंस और एसिडिक रेडिकल। बच्चों आपको अगर एनायंस और केटायंस का फॉर्मूला और चार्ज अगर जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना अगर आपको याद रहता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये फील होने लगेगा कि केमिस्ट्री कुछ आ रही है, भाई मुझे भी केमिस्ट्री कुछ आती है, केमिस्ट्री कुछ समझ में आने लगेगा फिर, ठीक है। एनायंस और एसिडिक रेडिकल्स बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा इसमें ये सब थोड़ा सा समझने का चीज़ है, और थोड़ा सा अगर दिमाग में रहे तो और अच्छी बात है, ठीक है। एनायंस में जो -1 चार्ज वाले देखते हैं कौन कौन से हैं, एसिडिक रेडिकल में -1 चार्ज वाले कौन कौन से हैं, -1 चार्ज वाले भाई कौन कौन हैं, तो -1 चार्ज में आपको हो जाते हैं H-, हम लोग H+ भी देखे थे, वो हाइड्रोजन कैटायन था, ये H- है, इसको हम लोग कह देते हैं हाइड्राइड, HYDRIDE, हाइड्राइड, आइड है ये, IDE, आइड, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कोई भी हैलोजन को ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं Cl-, क्लोराइड, आइड, IDE याद रखेंगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड भी हो गया, ब्रोमाइड, और हो जाएगा बच्चों आयोडाइड, आयोडाइड, IDE याद रखेंगे, आयोडाइड। उसी तरह से हो जाता है आपको, और भी हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, NO3- नाइट्रेट हो जाते हैं, नाइट्रेट, फिर आ जाता है आपको NO2- नाइट्राइट, नाइट्राइट, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे ITE है, नाइट्राइट ITE है,
नाइट्राइड अगर होगा तो वो N-3 हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ID अगर यहाँ लगा देंगे तो वो N-3 हो जाता है, वो -3 चार्ज हो जाता है नाइट्रोजन पे। ये NO2 माइनस है, यहाँ NO2 पे -1 चार्ज है, दिस इज नाइट्राइट। फिर आपको हो जाता है ClO4 माइनस, ClO4-1, ये हो जाएगा आपको पर क्लोरेट, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड एनायन है। पर क्लोरेट CHLORATE, पर क्लोरेट। उसके बाद आ जाता है आपको ClO3 -1, ClO3-1, ये हो जाएगा आपको क्लोरेट हो जाएगा, इसका नाम क्लोरेट है। ठीक है, एक एक ऑक्सीजन में घटाता चलो, देखो जरा। फिर मैं लिख दूँ ClO2-, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइट हो जाएगा, क्लोराइट हो जाएगा बच्चों इसका नाम। अगर एक और ऑक्सीजन में इसमें से निकाल दिया ClO-1, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोराइट, HYPO, हाइपोक्लोराइट हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे चाहे तो क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइट भी कह सकते हैं। जैसे मान लो BRO- है तो हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, हाइपोक्लोराइड की जगह पे यहाँ पे हाइपो ब्रोमाइट भी कह सकते हैं। ब्रोमाइट हर जगह याद दिला दूं, ITE है, ID नहीं है। उसी तरह से HSO4-, इसको हम लोग बायसल्फेट कहते हैं, बायसल्फेट। और कहीं कहीं पे इसको तुम हाइड्रोजन सल्फेट भी सुने होंगे, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। उसी तरह से HSO3-, ये हो गया बायसल्फाइट, बायसल्फाइट, बायसल्फाइट। और कहीं कहीं पे तुम इसको देख सकते हो लिखा रहेगा, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइट, हाइड्रोजन सल्फाइट भी लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद और क्या -1 में आ जाएंगे, हाँ हाँ बहुत ही पॉपुलर है, OH- छूट गया था, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद HCO3-1, CO3-2 सुने होगे कार्बोनेट, लेकिन अगर SCO3- हो जाए तो इसको हम लोग कह देंगे बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट कह देते हैं। यहाँ पे उसी तरह से, जैसे इस तरह से मैं लिखा था हाइड्रोजन सल्फेट को, मैंने यहाँ पे कह देता हूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं यहाँ पे। और इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, कोई इशूज नहीं है इसमें। उसके बाद और कौन हो जाएगा बच्चों, हाँ एक हो जाता है तुम्हारा HCO-, फॉर्मेट कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ एनायन है, फॉर्मेट। उसी तरह से एसिडिक एसिड से बना रह जाएगा तो CH3CO-, इसको हम लोग कह देंगे बच्चों एसीटेट एनायन, एसीटेट आयन है ये। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या आ जाएगा भाई, और आ जाएगा CN-, साइनाइड, साइनाइड काफ़ी पॉपुलर है, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। उसी तरह से MnO4-, मैंने अभी जस्ट पीछे कहा था मैग्नीज का +7 होता है पर मैग्नेट में, वो यही कंपाउंड है, यही एनायन है, पर मैग्नेट, पर मैंगनेट। उसी तरह से एक और हो जाता है, कौन हो जाएगा, AlO2 लिख सकते हैं, AlO2-1। ठीक है, यहाँ पे AlO2-, इसको हम लोग कहते हैं मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट भी होता है, एल्यूमिनेट अलग है और मेटा एल्यूमिनेट अलग है। ठीक है, एल्यूमिनेट हो जाएगा AlO3-3 होता है वो एल्यूमिनेट, वो हम लोग आगे देख लेंगे। ये मेटा एल्यूमिनेट है, AlO2- हो गया। आई थिंक इतना -1 चार्ज काफ़ी है। अब देख लेते हैं +2 के बारे में, -2 के बारे में। -2 चार्ज कौन कौन से आपको याद रखने चाहिए, तो देख लें। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ S-2 सल्फाइड। अब देखा जाए बच्चों, यहाँ पे सल्फाइड है, IDE आ रहा है। ठीक है, अब और लिख देते हैं, मान लो मैं लिख देता हूँ ऑक्साइड, OXIDE, ऑक्साइड आ रहा है, IDE आ रहा है। इसके बाद तुम लिख सकते हो SO3-, SO4-2, ये हो जाएगा सल्फेट। उसी तरह से SO3-2 लिख दें तो हो जाएगा सल्फाइट, सल्फाइट हो जाएगा बच्चों। और बताओ, और मैं लिख सकता हूँ S2O3-2, इसका नाम हो जाता है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। बहुत ही पॉपुलर एनायन है बच्चों ये सब। और मैं लिख सकता हूँ कार्बोनेट, CO3-2, कार्बोनेट हो जाएगा,
कार्बोनेट, उसके बाद और मैं लिख देता हूँ मैग्नेट हो जाता है MnO4-2। तो ध्यान देंगे, एक होता है MnO4-1, ये था पर मैग्नेट, और MnO4-2 दिस इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे थोड़ा सा। मैंगनेट थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, मैग्नेट। अब और लिख देता हूँ मैं CrO4-2, ये हो गया क्रोमेट। क्रोमेट, मैंने कहा था क्रोमियम का +6 होता है, ये वही एनायन है जिसमें क्रोमियम का +6 चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, ये रिडॉक्स वालों पढ़ोगे तो उसमें मैं रिडॉक्स में पढ़ाऊंगा कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पता चलेगा कि Cr का +6 कैसे आ रहा है, वो हम लोग डिटेल में देख लेंगे। तत्काल बस यहाँ याद रखें कि मैंने बताया था क्रोमियम +6 होता है, ये वही एनायन है जहाँ पे क्रोमियम +6 ग्रुप में आ रहा है, क्रोमेट। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ Cr2O7-2, ये भी वही एनायन है जिसमें क्रोमियम का +6 आ रहा है। डाइक्रोमेट नाम है बच्चों बस इसका, डाइक्रोमेट। ये था क्रोमेट, ये हो गया डाइक्रोमेट। अब हो जाता है एक जिंकेट, भी लिख ही दूँ, मिलता जुलता नाम है ZnO2-2 जिंकेट। अगर ये सब एनायन आप लोगों को बच्चों याद रह जाते हैं, याद रहते हैं, तो आई थिंक केमिस्ट्री फील होने लगेगा कि नहीं अपने को भी कुछ केमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा SnO3-2 को हम लोग कह देंगे स्टैनेट, कह देंगे स्टैनेट। SnO3-2, इसके बाद एक और ले ही लेते हैं, सिलिकेट ले लेते हैं, SiO3-2, इसको सिलिकेट कह देंगे। ये -2 के लिए आई थिंक काफ़ी है। इसका हम लोग देख लेते हैं -3 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देख लिया जाए। -3 चार्ज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, इसको याद रखना चाहिए। एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट अपने को पता होना चाहिए। एक हो जाएगा, चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन शुरू करते हैं। ये हुआ नाइट्राइड, मैंने कहा था नाइट्रोजन के ऊपर -3 आए तो नाइट्राइड हो जाएगा। नाइट्राइड IDE, नाइट्राइट इज डिफरेंट थिंग। NO3-1 इज नाइट्राइट, सॉरी NO2-1 इज नाइट्राइट, और N-3 इज नाइट्राइड, दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद PO4-3 में लिख सकता हूँ फॉस्फेट, कह देता हूँ मैं इसको फॉस्फेट। एक एक ऑक्सीजन में घटाता चलूँ, PO3-3 कह दिया जाए तो इसको हम लोग कह देंगे फॉस्फाइट, फॉस्फाइट। एक और ऑक्सीजन घटा दो PO2-3, तो ये हो जाएगा हाइपोफॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट। ये जो 8, 8 हाइपोफॉस्फाइट, ये सब जो नाम लिखाता है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर लिखाता है। यही मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा जब मैं लेकिन रिडॉक्स पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी बस ये जान लो कि ये सब नाम है, पॉपुलर नाम है, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, एक हो जाता है फिर आपको अगर सिर्फ फॉस्फोरस रहा P-3, तो इसको कह देंगे फॉस्फाइड, फॉस्फाइड IDE, देख रहे होगे IDE आ गया। IDE जहां भी है ना तो वो एलिमेंट अपने आयनिक फॉर्म में होता है, याद रखोगे। कहीं भी IDE है, जैसे हाइड्राइड तो हाइड्रोजन अपने आयनिक फॉर्म में है, क्लोराइड तो क्लोरीन अपने आयनिक फॉर्म में है। तो उसी तरह से फॉस्फाइड आ गया तो फॉस्फोरस अपने आयनिक फॉर्म में है। ठीक है, ठीक हो, यानी कि उसमें कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं है, तो फॉस्फाइड हो गया। इसके बाद और क्या कह सकते हैं हम लोग, ASO4 कर सकते हैं, ASO4-3, इसको हम लोग आर्सेनेट कहते हैं, आर्सेनेट हो गया। इसके बाद हम लोग उसी तरह से आर्सेनेट का आर्सेनाइट कह सकते हैं, फॉस्फोरस फैमिली से ही आता है। ASO3-3, इसको हम लोग कह देंगे आर्सेनाइट कह सकते हो। इन द सेम वे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने कहा था एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट के बारे में, तो मेटा एल्यूमिनेट था AlO2-1। अब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ सिर्फ एल्यूमिनेट, तो मैंने क्या लिख सकता हूँ AlO3-3, दिस इज एल्यूमिनेट, दिस इज एल्यूमिनेट है बच्चों। इसके बाद एक काफ़ी पॉपुलर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आता है FeCN6-3, लेकिन इंपॉर्टेंट इसे लिख दिया, इसका नाम है फेरी साइनाइड, FeRRI, फेरी साइनाइड, फेरी साइनाइड नाम है इसका। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ -4 के बारे में कौन कौन से लोग आ जाते हैं जो मुख्य हैं। -4 चार्ज, -4 चार्ज में कौन कौन आने वाले हैं, तो -4 चार्ज में सबसे पहले लिख देता हूँ C-4। खुद से सोचो, ये एलिमेंटल फॉर्म है कार्बन का, इसलिए यहाँ पे नाम हो जाएगा कार्बाइड, नाम हो जाएगा कार्बाइड, IDE। जिन्होंने सोचा बहुत अच्छी बात है, IDE लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है, जो आयनिक है, जो चार्ज्ड है, तो कार्बाइड हो गया। इसी में हम लोग Fe का ले लेते हैं, FeCN6-4,
जिस तरह से ये फेरी साइनाइड था, इसका नाम हो जाएगा फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो आई थिंक इतना एनायंस का नाम जानना काफ़ी है। तो हम लोगों ने देखा मुख्य केटायंस और मुख्य एनायंस जो हम लोगों को जानना चाहिए था। अब किसी भी कंपाउंड का नाम अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसका केमिकल फॉर्मूला तो बना ही सकता हूँ, है ना। जैसे कोई भी नाम, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम के तो के प्लस हो जाएगा, ताकि तुम देख सकते हो के प्लस होता है, और डाइक्रोमेट का Cr2O7 - 2 होता है। तो अब मैं इस दोनों से कंपाउंड बना सकता हूँ, तो हो जाएगा के, इसका चार्ज, इसका नंबर, तो K2, और Cr2O7 के का जो नंबर होगा वो इसका चार्ज, तो इसका चार्ज तो +1 है, तो 1 तो 1 रहने दो, तो इसको लिख सकते हैं K2Cr2O7। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मैं लिख सकता हूँ, जैसे मान लो कभी कभी होता है क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट में लिख देता हूँ, पोटेशियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पे दिख क्या रहा बच्चों, जैसे मान लो इसका नाम लिखना है, इसका सिंबल लिखना है, तो क्या होगा, यहाँ पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, तो पोटेशियम है के प्लस लिख दो, और एल्यूमिनियम भी है Al+3 लिख दो, और SO4 - 2 भी है। अब मुझे दो तरह के केटायन है और एक एनायन, तो हमने क्या करना है, एक एक केटायन के साथ एक रिस्पेक्टिवली कंपाउंड बनाना है। तो इसको क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे, पहले इसका और इसके साथ बनाया जाए, तो इसका हो जाएगा के, और इसकी संख्या हो जाएगी 2, K2SO4, और फिर इसमें लग जाएंगे तुम्हारा क्या, Al2 और SO4 का होल 3, क्योंकि एल्युमिनियम का चार्ज 3 होता है। इसको पोटास एलम भी कहते हैं, K2SO4.Al2SO4.24H2O, क्रिस्टलाइन वाटर होता है 24H2O। तो 24H2O को इसमें लगा दें, अगर इसमें हम लोग 24H2O लगा दें, तो इसी को हम लोग कहते हैं पोटास एलम कहते हैं। अब किसी भी कंपाउंड का नाम तुम चाहो तो लिख सकते हो, समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं लिख देता हूँ कैल्शियम थायोसल्फेट, या सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, तो देख लें बच्चों। तो सोडियम के लिए हो जाएगा बच्चों Na+, और थायोसल्फेट के लिए हो जाएगा H2O3 - 2, और अगर इस दोनों को कंबाइन कर दें तो Na2, इसकी संख्या इसका चार्ज, अब इसकी संख्या इसके चार्ज, H2O3 होल 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो हो जाएगा Na2H2O3। दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। अब अगर मैं इसी में जोड़ दूं, क्या कहता है, कैल्शियम डाइक्रोमेट, एक कैल्शियम डाइक्रोमेट बनाता हूँ, कैल्शियम डाइक्रोमेट। अब जितने भी भारी भड़कम नाम देखने में लग रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको केटायन एनायन पकड़ना है। कैल्शियम कैल्शियम का हो जाएगा Ca+2, और डाइक्रोमेट का हो जाएगा बच्चों Cr2O7 - 2। अब अगर इसको मैं कंबाइन करूं, तो Ca की संख्या भी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका चार्ज -2 है, और Cr2O7 की संख्या भी 2 हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम का 2 है, इसका चार्ज, इसकी संख्या, इसकी चार्ज, इसकी संख्या, ये 2 नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करके लिख देंगे Cr2O7। अब जैसे ये कंपाउंड अगर तुमको लिखा रहे और उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोला जाए, तो आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर टोटल चार्ज यहाँ पे कितने हैं। तो देखने में तो कैल्शियम एक ही लग रहा है, तो दिखने में एक ही लग रहा है, लेकिन हमको पता है कि डाइक्रोमेट है, तो ये -2 रहा होगा। इसका मतलब इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला वो ये है। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखा रहेगा आपको बच्चों, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर इसका चार्ज एक्चुअल में होता कितना है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं रहेगा, आई थिंक तब तक आपको दिक्कत होगी इक्विवेलेंट वेट निकालने में। तो हम लोगों ने बच्चों आज की क्लास में देखा, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरह से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मुलेशन करते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला निकालते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जितने भी केटायंस और एनायंस, मींस बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल के मैंने नाम लिखे हैं, कोशिश करें उससे आप फैमिलियर हो जाएं, बार बार लिखें, अभ्यास करें,
और अपने मन से अलग अलग तरह का कंपाउंड बनाएं, चाहे वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस अपने अपने मन से कोई भी केटायन ले लें और अपने मन से कोई भी एनायन ले लें, और उसके नंबर्स जो हैं उनके चार्ज के हिसाब से आप सेट कर दें। ठीक है बच्चों, और खुद देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा, आप अलग अलग तरह के कंपाउंड का फॉर्मुलेशन करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है बच्चों, और अभ्यास करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि सारे केटायंस और एनायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।